हे गाइस, मैं हूं डॉक्टर दीपक गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस डिजीज़। आजकल इस बीमारी का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ चुका है। तो क्या होती है ये ब्लैक फंगस डिजीज़? दोस्तों, ये एक फंगस है जो यूजुअली नेचर में हर जगह पाई जाती है। यूजुअली ये डेड और डिकेइंग मटेरियल पे ग्रो करती है इन द मॉइस्ट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट। तो यूजुअली अगर हम घर में कोई भी सामान ऐसे रख के छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो हम देखते हैं कि उस सामान पे फंगस लग जाती है और वो सामान खराब हो जाता है। तो इस फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं। तो ये फंगस चारों तरफ पाई जाने वाली फंगस है। अगर हम केवल इसके नाम के बारे में सोचें तो राइजोपस, म्यूकर, राइजोम्यूकर, एब्सिडिया, ये ऐसी बहुत सारी फंगस हैं जो ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन कर सकती हैं। तो जब ये फंगस के स्पोर चारों तरफ एनवायरनमेंट में हवा में फैले हुए हैं, तो जब भी हम ऐसी हवा में सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ ये स्पोर्स हमारी नाक के अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ये स्पोर हमारी नाक के अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की पावर, इनको उसी जगह पे नाक में ही खत्म कर देती है। लेकिन अगर किसी कारण से हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ने की पावर कम हो गई है, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि शुगर है किसी को जो कि कंट्रोल में नहीं है बहुत लंबे टाइम से। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन, लाइक अगर किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई बहुत लंबे टाइम से स्टेरॉइड्स के ऊपर है या फिर कैंसर के पेशेंट्स हो गए जैसे कि, तो ऐसी कंडीशंस में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट लंबे समय से आयरन थेरेपी पे है और या किसी को आयरन ओवरलोड है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है इस बीमारी के लिए। और माल न्यूट्रिशन यानी कि डाइट लंबे टाइम से सही नहीं है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो जैसे ही ये स्पोर्स या फिर ये फंगस ऐसे व्यक्ति के नाक में जाती है जिसमें बीमारियों को से लड़ने की पावर कम है, तो वहां पे ये फंगस नाक में ग्रो कर सकती है। तो हमारी नाक के अंदर टर्बिनेट्स होते हैं जो कि एक तरीके के जो कि बोन्स होती हैं। तो ये बोन्स होती हैं हमारी नाक में, तो ये टर्बिनेट्स पे जाके चिपक जाती हैं और वहां पे ये ग्रो करने लग जाती हैं। तो जो हमारी नोक के अंदर जो टर्बिनेट्स होते हैं वो साइनसिस से कनेक्ट होते हैं। ये साइनसिस हैं हमारे। तो हमारी जो बोन्स हैं, जैसे कि फ्रंटल बोन होगी, जैसे कि मैक्सिलरी, तो इन बोन के अंदर एक एयर कैविटी बनी होती है। तो एयर कैविटी का काम होता है बोन को लाइट वेट करना, यानी कि हैवी होने से रोकती है। कैविटी होती है बोन के अंदर। दूसरा इसका काम होता है ये साइनसिस का कि इसके अंदर एक लेयर होती है जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है, जो भी हम नाक से सांस लेते हैं उसको मॉइस्ट करने का काम करती है। तो अगर ये फंगस नाक से टर्बिनेट से साइनस के अंदर पहुंच जाती है तो साइनस के जो भी फंक्शन होंगे वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। अगर ये साइनसिस के अंदर पहुंच जाती है और वहां पे इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन कर देती है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं साइनोसाइटिस। सो इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पेशेंट को इसमें रनिंग नोज हो सकती है, बुखार हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकता है कि नाक रुक सकती है, या फिर नाक बह सकती है जिसमें कि व्हाइटिश कलर का डिस्चार्ज नाक से निकल सकता है। दोस्तों, ये फंगस एंजियो इन्वेसिव होती है। एंजियो इन्वेसिव का मतलब होता है ये फंगस ब्लड वेसल की वॉल को क्रॉस करके ब्लड वेसल के अंदर जा सकती है। तो अगर ये ऐसा करेगी तो जिस भी ब्लड वेसल को इसने डिस्ट्रॉय किया है उसके आगे का खून का बहाव कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो उसके आगे जो भी टिश्यू है उसको खून नहीं मिल पाएगा। अगर टिश्यू को ब्लड नहीं मिल पाएगा तो टिश्यू की डेथ हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। तो अगर ये टिश्यू नोज के अंदर गया है, अगर ये फंगस नोज के अंदर गया है, नोज में जो बोन्स हैं टर्बिनेट्स वहां पे गया है, या साइनसिस हैं जो हमारे बोन्स के अंदर वहां पे गया है और वहां पे इसने ब्लड वेसल्स की को डिस्ट्रॉय कर दिया है और वहां पे खून का बहाव कम होने की वजह से टिश्यू की डेथ हो गई है, तो वहां पे ये नेक्रोसिस कर देता है। तो टिश्यू डेथ को हम नेक्रोसिस बोलते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा डेथ हो गया है टिश्यू का, ये पूरा टिश्यू ब्लैक हो गया है। तो इसीलिए इस फंगस को ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, क्योंकि ये टिश्यू को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है, टिश्यू ब्लैक हो जाता है। तो दिस इन्फेक्शन, दिस नेक्रोसिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन ऑफ द टिश्यू। दिस इज अ हॉलमार्क ऑफ द इन्वेसिव डिजीज।
ये एक दूसरा केस है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये पूरा ब्लैक हो गया है टिश्यू की डेथ होने की वजह से। तो अगर हम इस चीज को समझें कि ये फंगस सबसे पहले नाक के अंदर आई, तो नाक के अंदर आना सबसे पहला सिम्टम होना चाहिए, सबसे पहला सिम्टम नाक से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। तो हमें अगर ये फंगस का अर्ली स्टेजेस है, बिगिनिंग के स्टेजेस है, तो सिनोसाइटिस या फिर नेजल सिम्टम्स आएंगे हमको, जैसे कि रनिंग नोज, फीवर, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। लेकिन अगर ये फंगस बोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारा माउथ है, ये हमारी आईज है, ये हमारा ब्रेन है और ये हमारी नोज है। तो अगर ये वाली बोन जो हमारी मुंह के और नाक के बीच में है, अगर ये वाली बोन को ये डिस्ट्रॉय कर देती है, तो यहाँ से ये इन्फेक्शन मुंह के अंदर फैल सकता है। तो इसमें हमें कुछ ऐसी पिक्चर मिल सकती है कि माउथ के अंदर स्कार हो सकता है, वहाँ से फाउल स्मेलिंग आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है माउथ में या फिर अराउंड गम्स में, तो वहाँ पे पेन हो सकता है हमें। और वैसे ही अगर ये फंगस ये ऊपर वाले बोन को डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी कि जो कि आईज के, नोज के या फिर ब्रेन के और नोज के बीच में है, तो ये इन्फेक्शन ब्रेन में फैल सकता है या फिर ये इन्फेक्शन आईज में फैल सकता है। अगर ये इन्फेक्शन आईज में फैल जाता है तो पेशेंट को आंखों में स्वेलिंग, सूजन आ सकती है, या फिर पेशेंट को दिखने में दिक्कत हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है पेशेंट का। वैसे ही ये इन्फेक्शन नोज से यहाँ पे हमारी सांस लेने वाली पाइप होती है नीचे, तो अगर ये सांस लेने वाली पाइप में यहाँ से फंगस चली जाए और वहाँ पे लंग्स के अंदर जाके इन्फेक्शन करे, तो हमें लंग्स वाले सिम्टम आ सकते हैं, यानी कि खांसी हो सकती है, हमें स्पुटम आ सकता है, थूक में बलगम आ सकती है, और हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या फिर हमारा सैचुरेशन फॉल हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन जो है ये फंगस नाक में आई, नाक से ये फंगस जो है ब्रेन में जा सकती है, आईज में जा सकती है और लंग्स में जा सकती है। इसीलिए जो मोस्ट कॉमन टाइप का जो टाइप होता है इस फंगस के इन्फेक्शन का, वो होता है राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल एंड पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। दैट मीन्स राइनो मीन्स नोज, ऑर्बिटल मीन्स आईज, सेरेब्रल मीन्स द ब्रेन एंड पल्मोनरी मीन्स द लंग्स। सो इट अफेक्ट, ये जो ऑर्गन होते हैं इनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है ये। सो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको दिखाने के लिए, जैसे कि आईज में यहाँ पे नेक्रोसिस कर दिया, टिश्यू की डेथ हो गई है यहाँ पे, ये देखिए एक साइड की आई, ये दूसरे साइड की आई, और इसी तरह से ये दूसरे वाला केस है जिसके अंदर पूरा टिश्यू जो है डिस्ट्रॉय हो गया है, पूरी आईज ब्लैक हो गई है, नोज ब्लैक हो गई है। तो ये एक पेपर है दोस्तों जो 1970 से 1993 में पब्लिश हुए हैं। 208 केसेस हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस के, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम पेशेंट्स के अंदर क्या आते हैं। तो अगर 44% केसेस में देखा गया है कि फीवर आता है, 38% केसेस में नाक के अंदर नेक्रोसिस या इरिटेशन होगी, अल्सरेशन होगी नाक के अंदर, 34% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर आंखों के चारों तरफ स्वेलिंग आती है, 30% केसेस में ब्लड विजन हो सकता है, 26% केसेस में उन्होंने देखा साइनोसाइटिस के सिम्टम्स, और 25% केसेस में सर दर्द। तो दीज हम पहले भी देख चुके हैं कि ये फंजाई हैं जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो है ह्यूमंस के अंदर कॉज करती हैं। तो दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है, और इसको डायग्नोज कैसे करेंगे हम? तो इसको डायग्नोज करने के लिए अगर हमको कोई हिस्ट्री है, ऐसी हिस्ट्री है हमको जिसमें हमारी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर हमारी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, अगर हमारे अंदर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है जिससे हमें फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है, तो बहुत 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 रेयर है कि ब्लैक फंगस हमें इन्फेक्ट कर पाएगी। तो इसलिए अगर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर कोई रिस्क फैक्टर है या नहीं है। अगर हमारे अंदर रिस्क फैक्टर है और हमको ये सिम्टम्स हैं, तो हमें इस फंगस को जल्दी से जल्दी डायग्नोज करना है। तो सबसे पहला काम तो हमें करना है कि हमें जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है। अगर हमको सिनोसाइटिस के या नेजल इरिटेशन के या लंग्स के सिम्टम्स हैं और हमारी कंडीशन ऐसी है कि हमारे ऊपर कोई रिस्क फैक्टर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो डॉक्टर हमारे ब्लड टेस्ट कर सकता है, सीटी स्कैन करवा सकता है हमारा स्कल का,
या नेजल साइनसिस का सीटी स्कैन करवा सकता है, क्योंकि सबसे पहले ये फंगस नोज में जाएगी, साइनसिस में जाएगी, वहां से बोन्स को डिस्ट्रॉय करेगी। सो जो बोन डिस्ट्रक्शन है वो सबसे पहले हम सीटी स्कैन में देख सकते हैं। अगर हमें इस फंगस को डेफिनेटली डायग्नोज करना है तो हमें बायोप्सी लेनी ही पड़ेगी। तो आपका डॉक्टर आपको एंडोस्कोपी एडवाइस कर सकता है, और एंडोस्कोपी में वो एंडोस्कोपी करके वहां से एक सैंपल लेंगे, वहां से एक टिश्यू लेंगे जिसको बायोप्सी के लिए भेजेंगे और कल्चर के लिए भेजेंगे, ताकि हम इस फंगस को डायग्नोज कर सकें। पीसीआर बेस्ड टेस्ट अभी इन्वेस्टिगेशनल स्टेज पे हैं, बट यस, इसको डायग्नोज करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। ये एक स्टडी है जिसमें 23 पेशेंट थे फंगल सेनोसाइटिस के, जिनका सीटी स्कैन किया गया। तो उनके सीटी स्कैन में क्या क्या फाइंडिंग्स थी, तो 23 में से 21 पेशेंट्स को जो डिजीज थी वो नाक के अंदर सूजन थी, सॉफ्ट टिश्यू एडिमा, और 21 पेशेंट को साइनसिस के अंदर सूजन थी या फिर थिकनिंग थी। 8 पेशेंट्स को बोनी इरोजन्स थे, 6 पेशेंट्स को ऑर्बिटल इन्वेजन था, यानी कि आंख तक डिजीज पहुंच गई थी, और 5 पेशेंट्स को फेस के सॉफ्ट टिश्यू का स्वेलिंग था। तो इस स्टडी से भी हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम पेशेंट्स को केवल माइल्ड सिम्टम्स थे, केवल डिजीज नाक में पहुंची थी और साइनसिस में पहुंची थी। तो नेजल और साइनस ये डिजीज के अर्ली सिम्टम्स हैं, हमें डिजीज को यहीं पे डायग्नोज करना है, इसके आगे डिजीज को नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि अगर हम डिजीज को यहीं पे डायग्नोज कर लेते हैं तो हमारा आउटकम, यानी कि इलाज करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर डिजीज यहाँ से आगे एडवांस कर जाती है तो इस डिजीज में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि बच पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सही समय पे सही इलाज किया जा सके और इस बीमारी से बचा जा सके। तो अगर ये बीमारी का डायग्नोज हो जाता है, हमें पता चल गया कि हमें ये बीमारी है, तो इसका इलाज क्या होता है दोस्तों? इसका इलाज होता है एंटी फंगल थेरेपी अलोंग विद सर्जरी। तो सर्जरी में जो भी फंगस, हमें जो भी एरिया है जहाँ पे फंगस है, उस पूरे एरिया को डिवाइड करके निकालना है। कोई भी कण फंगस का बॉडी में नहीं रहना चाहिए। पूरा एरिया जब हम डिवाइड करके निकाल देते हैं, उसके बाद एंटी फंगल थेरेपी स्टार्ट की जाती है, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी। सो सर्जरी प्लस एंटी फंगल थेरेपी दोनों ही इसके ट्रीटमेंट हैं। तो जैसे ही आपको पता चले, इमीडिएटली आपको जैसे सिम्टम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो आप, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, ताकि इसको जल्दी से जल्दी डायग्नोज कर सकें। इसमें कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आइसोलेटेड पल्मोनरी, यानी कि केवल पल्मोनरी डिजीज ही हो, जिसको नेजल सिम्टम ना हो, साइनस वाले सिम्टम ना हो, और आइज वाले सिम्टम ना हो, और डिजीज डायरेक्टली लंग्स के अंदर पहुंच गई है और केवल लंग्स के ही सिम्टम हैं, जैसे कि खांसी, बलगम में खून आना, सांस लेने में तकलीफ होना, या फिर सैचुरेशन फॉल करना। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि केवल स्किन के ऊपर हो, यानी कि क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस, उसमें स्किन में पैच हो सकते हैं। तो लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम हैं, बहुत रेयर हैं। जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है वो केवल नोज से ही प्रेजेंट करती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगे कि ऐसा कोई सिम्टम है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर तक जाएं। ये हमारी आज की वीडियो थी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ, अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू गाइज।